हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फाइन क्लासेस ऑफिशियल में। ये हमारे चैनल का फर्स्ट सेशन है जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 10th के लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी लोग अपने साथ एक रफ की कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें, ताकि इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स लगे आपको, आप उसको नोट कर सकें, ताकि आपके पढ़ने में ये हेल्प कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक तरीका होता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे दर्शा सकते हैं, वही एक तरीका होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण के घटक अर्थात रासायनिक समीकरणों को लिखने में जिन जिन घटकों का या कह सकते हैं शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है अभिकारक, यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक ना, यानी कि एक रासायनिक क्रिया जब होती है तो उस समय जो भी पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उन सभी पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के पश्चात जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात यानी कि बाद, ठीक, जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के परिणाम जो निकलता है उस परिणाम को ही क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अगला है रासायनिक सूत्र। अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यानी कि जो भी अभिकारक और उत्पाद होते हैं इन सब को रासायनिक सूत्र की श्रेणी में रखा जाता है। इन सब को सम्मिलित रूप से रासायनिक सूत्र कहते हैं। देखिए, अगला है गुणांक। यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के आगे लगाए जाने वाले संख्यात्मक मान को ही क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। यानी कि जो अभिकारक हैं या उत्पाद हैं उसके पहले कोई संख्यात्मक मान जैसे कि 2, 3, 4 लग जाता है उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है रासायनिक समीकरण के उदाहरण। यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण दिया हुआ है। 2H2 प्लस O2 आपस में अभिक्रिया करके 2H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि 2H2O जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 2H2O यानी कि जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। इस समीकरण में अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H2 और O2 क्या हैं? अभिकारक हैं। इस रासायनिक समीकरण में H2 और O2 क्या हैं? अभिकारक हैं। उत्पाद जो ये जो जल बन के तैयार हुआ है यही क्या है? उत्पाद है। और गुणांक यानी कि H2 और 2H2O के सामने जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है यही क्या है? गुणांक है। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया या अभिकारक के सामने लिखा हुआ संख्यात्मक मान है जिसको क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। देखिए बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व।
यानी कि जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो इसका क्या महत्व है, रासायनिक अभिक्रिया को हमें समीकरण में लिखने के क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में दर्शाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग छोटे संक्षिप्त रूप में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण उपयोग होता है रासायनिक अभिक्रिया को एक संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में दर्शाने में। दूसरा है परमाणु संख्या की गणना करना। यानी कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या की गणना की जा सकती है। जैसे कि आप ऊपर एक एग्जाम्पल में दिखाया गया था कि दो हाइड्रोजन के 2 अणु थे, ठीक ना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे और ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे। ठीक, ऐसे ही रासायनिक समीकरण के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया की भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी का मतलब होता है कि पहले ही हमें बता देना, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले ही हमें बता देना कि परिणाम क्या होगा। रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम की हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद तैयार होगा वो क्या होगा और कैसे होगा। इसके बाद से हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया, कि एक रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब कोई रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो यदि उसमें अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में परमाणुओं की जो संख्या होती है यदि वो बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण को करने के लिए हमें मुख्य रूप से 4 चरण का पालन करना पड़ता है। यानी कि 4 चरणों में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहला है अभिक्रिया को लिखें। यानी कि जो भी अभिक्रिया हो रही है हमें जैसे के तैसा उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, लिख लिया जाता है। अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें जिसमें अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र हों। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, ये आपस में अभिक्रिया करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद से दूसरा चरण है परमाणुओं की संख्या की गणना करना। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या का गणना करेंगे। जैसे कि आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि Mg ये इसमें 1 परमाणु है और ऑक्सीजन O2 इसमें 2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अभिक्रिया के पश्चात MgO तैयार हो रहा है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के 1-1 परमाणु हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लिए हैं उनके परमाणुओं की गणना करते हैं। इसके बाद से आता है तीसरा चरण, संतुलन के लिए गुणांक लगाएं। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के आगे गुणांक लगाएं। गुणांक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अभिक्रिया के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। यानी कि इधर पहले पक्ष में यानी कि अभिकारकों में मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसके बाद से जब अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है, तो उस समय मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के भी 2-2 परमाणु हैं। यानी कि अब यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। इसके बाद से चौथा चरण होता है इसकी जांच करना। जांच करने का तरीका यही होता है कि हमें दोनों पक्षों के यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों के परमाणुओं की गणना की जाती है कि दोनों पक्षों के परमाणु जो होते हैं वो पूर्ण हैं कि नहीं।
पूरे हैं कि नहीं, यानी कि बराबर हैं कि नहीं। समीकरण को संतुलित करने के बाद जांच करें कि दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया को संतुलित करना। मैग्नीशियम में देखिए 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें देखिए 2 परमाणु हैं। सामने लगे हुए इस गुणांक को यानी कि 2, इसका गुणा Mg में भी है और O में भी है, यानी मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन दोनों के साथ इसका क्या है, गुणा है। देखिए ये जो ऊपर रासायनिक समीकरण दिखाई दे रहा है, इस समीकरण में दोनों पक्षों में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए यह समीकरण संतुलित है। अब हम लोग बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के नियम के बारे में, यानी कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण के क्या नियम होते हैं। इसमें सबसे पहला नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण होता है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं, उन अभिकारकों का जितना संपूर्ण द्रव्यमान होता है, उत्पादन के बाद से, अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद से जब उत्पाद तैयार होते हैं तो उस उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। और दूसरा नियम है परमाणु संख्या की समानता। अभिक्रिया के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि जो अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं यानी अभिकारक हैं, उनके परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद तैयार हुआ है उनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यही रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए इसमें सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। नाम जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि संयोजित होते हैं। इसमें जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे नीचे आपको एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ दिखाई देगा। इसमें अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। दोनों ही क्या हैं, गैसीय यौगिक हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद धुएं का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसा कि दिखाई दे रहा है, 2 पदार्थ यानी कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, अतः यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। आगे हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जाता है। इस अभिक्रिया में, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या बदल जाता है। देखिए नीचे एक एग्जाम्पल उदाहरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अगला क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में बेसिकली होता क्या है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, यानी कि अलग कर देता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होते हैं वो दूसरे पदार्थों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे आयरन
कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर एक उदाहरण है कि फेरम जो कि सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट के विलयन से जब इसकी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के पश्चात आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होने के वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया के अन्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर और इससे अच्छी कंटेंट्स आपको लाकर दें, ताकि आप लोग अपने परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। धन्यवाद।